बाहर कोई औरत आई थी। सैयद साहब बाहर निकलकर औरत से कुछ देर बातें करते रहे, फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, हरदा शहर जिसका आपने नाम लिया ये कहाँ पर है और यहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी होगी? सैयद साहब ने कहा, मियाँ तुम हिंदुस्तान में बिल्कुल नए नए आए हो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मध्य प्रदेश कहाँ है और क्या है। भोपाल और बम्बई का नाम तो तुमने ज़रूर सुना होगा। मैंने ये नाम पाकिस्तानी अखबारों और रिसालों में पढ़े हुए थे। मैंने कहा, नाम ज़रूर सुने हैं मगर मालूम नहीं ये शहर कहाँ पर वाक़या है। सैयद साहब कहने लगे, यहाँ से आदमी बम्बई जाए तो बम्बई भोपाल लाइन पर एक शहर आता है जिसका नाम हरदा है। ये ज़िला होशंगाबाद का बड़ा और अहम शहर है और अनाज की बड़ी मंडी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी ठहरती है और एक्सप्रेस ट्रेन भी शायद थोड़ी देर के लिए रुकती है। बस तुम्हें यहीं जाना होगा। अमृतसर तुम्हें हरदा का टिकट मिल जाएगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो ख़ुद तुम्हें गाड़ी में बिठा कर आएगा। आगे तुम्हें ख़ुद एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अभी तक सैयद साहब को अपने वाले साहब की दूसरी वसीयत के बारे में नहीं बताया था कि मेरी छोटी बहन को सिख गुंडे ने फसादात में शहीद कर दिया था और मेरा बाप बेटी की लाश खेतों में जिस जगह छोड़कर मेरे साथ भागा था, मुझे वहां जाकर फातिहा भी पढ़ना है और अपनी शहीद बहन की रूह से वाले साहब की तरफ से माफ़ी भी मांगनी है। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बोले, ये बड़ा जज्बाती सा काम तुम्हारे वाले साहब तुम्हारे सुपुर्द कर गए हैं। तुम्हारे पीछे पहले ही खुफिया पुलिस लगी है। कहाँ के तुम्हें वो जगह तलाश करते फिरोगे। 12 साल गुजर गए हैं इस बात को, मालूम नहीं अब वहाँ खेत होंगे कि कोई बिल्डिंग बन गई हो। मैंने कहा, ये मेरे वाले साहब की वसीयत थी, मैं हर हालत में उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। अमृतसर शहर के इर्द गिर्द का सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है। जब पाकिस्तान बना तो मुझे इस वक्त काफ़ी होश था। मैं वो हर जगह पहचान लूँगा जहाँ मेरे मियाँ जी ने मेरी बहन की लाश को ज़मीन पर रख दिया था। मैं इस वक्त उनके साथ था। सैयद साहब कुछ तज़ब्ज़ब में पड़ गए, सर हिलाकर बोले, पर खुरदार मैं तुम्हें वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूँगा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, जो चाहे करो। मैंने कहा, मैं शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो जाऊंगा। मुझे वो जगह याद है, करीब ही रेलवे फाटक था और अमृतसर शहर के शरीफपुरे की आबादी शुरू हो जाती थी। सैयद साहब कहने लगे, अब शरीफपुरे का नाम सिखों ने सिंहपुरा रख दिया है। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो फिर आज शाम को वहाँ चले जाना, लेकिन एक बात का मुझे तुम्हें यकीन दिलाना होगा। फरमाइए, मैंने पूछा। सैयद साहब ने कहा, अगर खुदा ना करे तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछगछ के वक्त हमारा नाम ना लेना। मैंने कहा, आप यकीन रखें, पुलिस मुझ पर कैसा भी तशद्दुद क्यों ना करे, मेरी ज़ुबान पर आपका नाम नहीं आएगा। सैयद साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सर को हिलाते हुए बोले, भाई तुम यहाँ की पुलिस के तशद्दुद से वाकिफ़ नहीं हो। खुदा ना करे। वो सर झुकाए उठकर चले गए। दोपहर तक मैं इसी कमरे में रहा। फिर सैयद साहब आगे कहने लगे, जितना कुछ मैंने अपने तौर पर पता कराया है उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि अमृतसर पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम अमृतसर से निकल चुके हो। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ ये काम तुम आज शाम ही कर लो, मगर तुम्हारा अकेले जाना ही बेहतर होगा। मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं उसी कमरे में रहा। जब सूरज डूब गया और शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो मैं सैयद साहब को बताकर मज़ार से निकल खड़ा हुआ। मैं जीन्स और जैकेट वाले लिबास में ही था। मज़ार वाले मैदान को पार करने के बाद मैं गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा। मुझे मालूम था कि ये नाला आगे की तरफ जाता है। इस नाले ने मुझे जीटी रोड पर पहुंचा दिया। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मैं जीटी रोड पर रामतलाई तक चलता गया। यहाँ से मैंने बाईं तरफ रेलवे फाटक की तरफ हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई खुफिया पुलिस वाला मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। रेलवे फाटक पर आकर मैंने सामने की जानिब देखा, जिधर आकर मजेठ जाने वाली रेलवे लाइन जाती थी। यहाँ खेतों की तो कौन सी बनी हुई थी। हैरत की बात है कि यहाँ अभी तक खेती के कोई नई बस्ती नहीं बनी थी। मैं याददाश्त के सहारे इन खेतों पे मैं आ गया। चलते चलते इस मकाम पर पहुंचा जहां से मेरे बाप ने मुझे और मेरी छोटी बहन कुलसूम का बाजू पकड़कर रेलवे लाइन क्रॉस की थी। आगे जो छोटी सी कच्ची मस्जिद हुआ करती थी वो अब वहां नहीं थी। अमरूदों के बाग भी वैसे के वैसे ही थे। आगे वो खेत आ गए जहाँ मेरा बाप हमें लेकर भागा था और सामने से एक घोड़सवार सिख घोड़ा दौड़ाते हुए आया था और उसने मेरी बहन की गर्दन पर तलवार का वार किया था। यहाँ से मेरा बाप मेरी ज़ख्मी बहन को उठाकर खेतों में भागता हुआ चला गया था। मैं रोता हुआ उसके साथ साथ भाग रहा था। मैं एक जगह रुक गया। मैं अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा कि क्या यही वही जगह है जहाँ मेरी प्यारी बहन की लाश हम छोड़ गए थे।
पूरा यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ कयास कर रहा था, कुछ अंदाज़े लगा रहा था। शाम का अंधेरा भी गहरा हो गया था। खेतों पर रात के अवलीन अंधेरे की चादर सी फैलने लगी थी। अचानक मुझे चंबेली के फूलों की हल्की सी महक आई। मैंने कोई ख्याल ना किया। मैंने सोचा हो सकता है इधर उधर किसी खेत में चंबेली लगी हो और ये उसके फूलों की खुशबू हवा के साथ इधर आ गई हो। मैंने दूसरे खेत में जाने के लिए कदम उठाए तो चंबेली की खुशबू तेज़ हो गई। बिल्कुल इस तरह लगने लगा जैसे किसी ने चंबेली के फूल मेरे चेहरे के करीब कर दिए हों। एकदम मुझे याद आ गया कि मेरी छोटी बहन कुलसूम बालों में चंबेली का तेल लगाया करती थी। मैं वहीं साकित सा हो गया। चंबेली की खुशबू पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी शहीद बहन की रूह मेरे पास खड़ी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यकीनन ये वही जगह थी जहां हम कुलसूम की लाश छोड़कर चले गए थे। मैंने दोनों हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कुलसूम जी, मियाँ जी ने कहा था मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी मीयत बेकोर व कफन छोड़ आया था। मेरी बहन मुझे भी माफ़ कर देना। मैं रोते रोते वहीं खेत में बैठ गया और मिट्टी को हाथ लगाकर अपने हाथ को बार बार चूमने और अपनी शहीद बहन से माफ़िया मांगने लगा। मैं देर तक खेत में बैठा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे रोता रहा। जब मेरा गम कुछ हल्का हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता खेत से बाहर निकल आया। इस वक्त चारों तरफ रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने महसूस किया कि चंबेली की खुशबू मेरे साथ साथ आ रही थी। जब मेरे रेलवे फाटक पर पहुंचा तो चंबेली की खुशबू पहले से हल्की हो गई। मैं जीटी रोड पर आया तो चंबेली की खुशबू मुझसे जुदा हो गई। अपनी शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। मैंने रुक कर पीछे देखा। पीछे अंधेरे में टालियों के दरख्तों के हौले नज़र आ रहे थे। मैंने आह भर कर कहा, अलविदा मेरी बहन, अब हशर के रोज़ मुलाकात होगी। जिस वक्त मैं मज़ार पर वापस आया तो मज़ार की बत्तियां रोशन थी। सैयद साहब मज़ार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नज़र आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज़ होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टरों वाली कोठरी पे चले आओ। मैं तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ। मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल पीछे कोई लगा हो। खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर सैयद साहब मज़ार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाली दरेक के दरख्तों में से गुजरकर अकबीन क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया जिसका दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गए। उन्होंने बास्केट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज ही रात यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला और उसे खोला। उसमें से इंडियन करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। इसे मेरी तरफ से नज़र समझकर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाह जी, मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप ज़हमत ना करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफ़ी टाइम है। मैंने खाना मंगवाया है, खाना मेरे साथ ही खा कर जाना। मैंने पूछा, ट्रेन हरदा स्टेशन किस वक्त पहुंचेगी? सैयद साहब कहने लगे, ये बड़ा लंबा सफ़र है मेरे अजीज़, बस तुम डब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में से गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, इसके बाद हरदा का छोटा सा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल ली और उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लें, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज़ किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र ना करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूँगा। सैयद साहब कहने लगे, इस शख्स का नाम है, मगर मैं आपको इस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी ज़िंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया था। इस तरह इस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद ख़तरा लाहिक हो सकता है। मैं उस शख्स का फ़र्ज़ी नाम जमील रख लेता हूं। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा,
दुनियावी अखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें ख़ुद लेकर कमाल शाह के पास ना जाए, मगर तुम्हें उनका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहब से कहा, मुझे जमील का नाम और पता कागज़ पर लिख कर दें। उन्होंने कहा, नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा, भोपाल वगैरह का वीज़ा नहीं है। तुम जमील का पता अभी अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई पूछ भी ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीज़ा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। उससे ज़्यादा और कोई बात ना करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर जाओ। बम्बई वाली जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुल्ली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डब्बे में किसी कोने में दबक कर बैठ जाना और ज़्यादा बाहर ना फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है? मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वाले साहब के साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज़, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठड़ी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ से चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया और फिर मुसाफा किया और खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट बाद मैं भी कोठड़ी से निकलकर मीज़ार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊँची दीवार थी। ज़रा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई ना दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 9:45 बजे का वक्त था। अमृतसर में कोई इतनी ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थीं। रेलवे लाइन पर सिग्नल की तरह सुर्ख बत्तियाँ नज़र आ रही थीं। दाईं जानिब मकानों में रोशनी थी। सड़क पर काफ़ी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाले रेलवे का पुल मुझसे थोड़ी दूर रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि मैं किधर जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। अब वो आदमी मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ़्तार कराने के लिए मीज़ार पर छापा भी डलवा दिया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं था, मगर जवान और अच्छे डेल डोल वाला। तंग हिंदुआना पजामा और कुर्ता पहना हुआ था और ऊपर सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने घबराहट पर बहुत जल्द काबू पा लिया। मैंने भी पंजाबी लहजे में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तो मेरा बाजू तो छोड़ो, रियल्टो सिनेमा के पास है मेरा घर। वो शख्स बड़ी अय्यारी से मुस्करा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फ़ौरन कहा, मोहन चंद का एक हिंदू लड़का मजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। इस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़े रखा, दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसमें एक पिस्टल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहाँ तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई थी। थाने जाने का मतलब यह था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने ज़ाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ़्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अज़ियतों का एक नाकाबिले ख़त्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मस्मार होते नज़र आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं इस शख्स से बच नहीं सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मीज़ार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा हुआ था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहन चांद है वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है। तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी। चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। तो नाज़रीन, ये थी आज की किस्त। आने वाली अक़सात को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।